वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम कल जाते हुए बहुत सी दुआएं की थी कि हमारा आज का लेक्चर जो है वो किसी भी इस तरह की अनसर्टेनिटी से बचा रहे, ठीक है, और हम अपने आज लेक्चर को पूरा कर सकें और अच्छे से पढ़ सकें, पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ सकें। तो वो दुआएं आज समहाउ कुछ ना कुछ जो है वो काम आ रही हैं और जो है अब हम आगे चल सकते हैं। आज हम अपने बेटर वे में जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कुछ आज हमने पढ़ना था, ठीक है भाई। सो केमिस्ट्री पार्ट 2 की हम बात करेंगे जो कि हमने पढ़नी है। हमने आज टॉपिक क्लियर करना है। मैंने आपको बताया था कि ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। बस अब आपने बार बार ये नहीं करना क्योंकि इससे होगा कि बाकी क्वेश्चंस जिन्होंने करना है उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, तो इसलिए बार बार एक ही कमेंट को आपने रिपीट बिल्कुल नहीं करना। मुझे समझ आ गई भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी इस रिस्पेक्ट का बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई, सो रिफॉर्मिंग के हवाले से बात करना है। हमने कल डिफाइन नहीं किया था रिफॉर्मिंग को। बेसिकली तौर पे आज हमने करना क्या है कि हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफॉर्मिंग, व्हाई वी नीड जो है why we need reforming process, ठीक है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम बात करते हैं किसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की या पेट्रोल की इवन बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के पेट्रोल होते हैं। एक हमारे पास होता है लो क्वालिटी, एक हमारे पास होता है हाई क्वालिटी। और क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को हम जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्टेन नंबर, ठीक है। ऑक्टेन नंबर की बेस पे हम क्या करते हैं भाई, हम जो है किसी भी पेट्रोल की क्वालिटी को जज करते हैं। अगर जो किसी एक पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ऑक्टेन नंबर हाई है सो इट मींस कि वो एक बेटर और एक अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल होगा। अगर किसी एक एटम का यानी किसी एक पेट्रोल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का अगर ऑक्टेन नंबर लो है, हम कहते हैं इस तरह का जो पेट्रोल है, ठीक है, ये लो क्वालिटी का पेट्रोल होगा, लो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल कहलाएगा, ठीक हो गया। सो अब यहां पर हमने देखना है कि किस तरीके से हम जो है इसको जस्टिफाई करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि अगर हमारे पास एक लो ऑक्टेन नंबर वाला, ठीक है, कहते हैं लो क्वालिटी का हमारे पास एक पेट्रोल होगा, ठीक है, तो हमने कहा था ठीक है कि ये जो लो क्वालिटी का पेट्रोल है, ठीक है, इसके थ्रू मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है भाई? मेटेलिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और जब भी मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नोकिंग। ये हमने कल कही थी ना बात। यहां तक आप लोगों को समझ आती है? ये क्लियर है आप लोगों को? आपने मुझे बताना है अभी फौरन से बताना है कि आप लोगों को यहां तक बातें पता है ना जो हमने कल डिस्कस की थी। क्लियर लिखिएगा अगर आपको पता है तो, ताकि हम इससे ही ऑनवर्ड जो बेस हमने बनाई थी उसी को ही आगे इस्तेमाल करें, इसी को ही हम लेके चलें। सो नोकिंग कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हम नोकिंग का नाम देते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास ऑक्टेन नंबर किसी पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कम हो वो लो क्वालिटी होता है, और जब भी लो क्वालिटी हो तो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम नोकिंग कहते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। लो क्वालिटी का पेट्रोल जब जाता है कंबशन इंजन में तो बिफोर स्पार्क, बिफोर एजिनेशन वो बर्न करता है जिससे कि एक साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो साउंड इंडिकेट करता है कि जो पेट्रोल लो क्वालिटी का था उसने कंबशन इंजन को खराब करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें किसी एक पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में से इसको रिमूव करवाना हो तो देखो ये नोकिंग का प्रोसेस है। इसको रिमूव करवाना हो तो हम क्या करते हैं भाई, हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर एंटी नोकिंग प्रॉपर्टीज डेवलप करते हैं, ठीक है भी। क्या करते हैं हम? एंटी नोकिंग प्रॉपर्टीज को डेवलप करते हैं। अगर हमें क्या करना हो, किसी एक पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी जो लो क्वालिटी का था उसमें से अगर ये फिनोमिना खत्म करना हो तो हम एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, उसमें डेवलप करते हैं ताकि ये चीज हो ही ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं ना, नॉट कैंसर एग्जैक्टली, एलर्जी की हम बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। हमें एलर्जी होती है ना, लेट्स सपोज मुझे यहां कहीं एलर्जी हो गई है। अब उस एलर्जी का हम इलाज कैसे करते हैं? हम एंटी एलर्जी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। एंटी एलर्जी मेडिसिन क्या करता है? उस एलर्जी को खत्म कर देता है। तो अगर हमें नोकिंग को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेट्रोलियम या पेट्रोल में एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज बढ़ानी पड़ेंगी ताकि क्या हो, नॉकिंग का अमल हो ही ना। क्या हो भाई? नॉकिंग का अमल हो ही ना। सो एंटी नोकिंग प्रॉपर्टीज जो हैं हमें डेवलप करना पड़ेगी। और ये एंटी नोकिंग प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं कि जब हम रिफॉर्मिंग करते हैं, और रिफॉर्मिंग को मैं डिफाइन करता हूं।
It is the process. It is the process by which ठीक है जी, we convert straight chain alkenes ठीक है into branch chain alkene. ठीक है भाई, ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, जिसमें कि हम स्ट्रेट चेन अल्केन को ब्रांच चेन अल्केन में कन्वर्ट करेंगे. इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीफॉर्मिंग. क्या कहते हैं इसको? हम रीफॉर्मिंग का प्रोसेस कहते हैं. यानी जब भी आप एक स्ट्रेट चेन अल्केन को ब्रांच में कन्वर्ट करते हो तो उसके अंदर खुद ब खुद एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं जो कि उस पेट्रोल को नॉकिंग होने से बचाती हैं. ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीफॉर्मिंग. क्या कहते हैं इसको? रीफॉर्मिंग का प्रोसेस कहते हैं. मुझे बताएं, यहां तक आपको समझ आई है? ये क्लियर हुआ है आप लोगों को? रीफॉर्मिंग का एक्चुअल मतलब क्या होता है? बताया कि भी हम करते हैं स्ट्रेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं. बाय चेंजिंग द स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन वी डेवलप एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज अगेंस्ट द नॉकिंग प्रोसेस इनसाइड द पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट. समझ आ गई आप लोगों को? नहीं समझ आई तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्लियर करना है. अगर आपने समझ लिया तो जल्दी से बताना है आपने. जबरदस्त हो गया. ठीक है भाई. नहीं, आज टेस्ट नहीं है वो, जैसे आपके पहले जो है वो 2 लेक्चर्स में एक्टिविटी हुई है उसी की बेस पे हम आगे चलेंगे और आपका जो है वो क्या होगा, एक सर्वे टाइप का ही होगा. ठीक है, हाँ जी भाई. अल्केन्स क्या है भाई? वो यार ये तो हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन है. ठीक है. अच्छा, इरशाद आपके लिए लास्ट टाइम मैं करूंगा रिपीट, फिर हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट मूव करेंगे. ठीक है. अच्छा, मैं आपसे कह रहा था, हमने यहां तक तो कल डिस्कस कर लिया था ना भाई. नॉकिंग का मतलब होता है मेटालिक साउंड. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम करते हैं भी हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में इस चीज को. ठीक है, बैटरी. अच्छा, तो हम कह रहे थे कि होता क्या है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि जिसमें हम क्या करते हैं, चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं. और जब भी आप स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करेंगे तो पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज डेवलप होंगी जो कि उस पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर नॉकिंग होने से उसको बचाएंगी. सर इस वजह से चेंज करते हैं कि स्ट्रेट चेन जल्दी क्या करता है भाई, बर्न करती है. और ये हमारे पास क्या था भाई, बर्न होता है ब्रांच चेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की वजह से स्पार्क पे बर्न करते हैं. बिल्कुल ऐसा है. ठीक है, देखो भाई, जब हमारे पास ब्रांच चेन कन्वर्ट होगी ना चीज, ठीक है, तो उसकी जो हम कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, कंबस्शन की जो सलाहियत है, ठीक है, वो समहाउ चेंज हो जाएगी. ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और इससे हम कहते हैं कि हमारे पास जो कंबस्शन का प्रोसेस इनसाइड द कंबस्शन इंजन होगा वो स्मूथ होगा, जिससे कि मेटालिक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा. ठीक है, अब मैं जरा इसको क्लियर करता हूं ताकि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल प्रोवाइड कर सकूं कि कैसे ये प्रोसेस होता है. इन द एब्सेंस ऑफ एयर होगा ये प्रोसेस. ठीक हो गया. और समहाउ हम टेम्परेचर भी प्रोवाइड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो है एग्जांपल ले लें, CH3 CH2 होल 6 CH3. ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के साथ साथ कुछ कैटलिस्ट भी हम प्रोवाइड करना पड़ता है. कोई भी कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सुटेबल फॉर दिस प्रोसेस. ठीक है, और अल्टीमेटली ये एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन अपने आप को कन्वर्ट करेगा इनटू ब्रांच्ड वन. ये आ गया. ठीक है, अब गिनने कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 कितने हो गए भाई? ये 7 हुए. चलिए एक और लगा लेते हैं, यहां पे 7 8 हो गए. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास बनता है. इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं. ये आ गया. ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट हमारे पास बनना है. ये हमारे पास जो इनिशियल कंपाउंड था, ये हमारे पास इसको कहते हैं नॉर्मल ऑक्टेन. ठीक है, जो बनने वाला अब कंपाउंड है इसको कहते हैं आइसो ऑक्टेन. और आप देख रहे हैं कि आफ्टर द प्रोसेस आप देख रहे हैं कि सफिशिएंट नंबर ऑफ ब्रांचेस डेवलप हो गई हैं इनसाइड द कंपाउंड. ठीक है,
ये हमारे पास ब्रांच कंपाउंड नहीं है, स्ट्रेट चेन है। ये हमारे पास ब्रांच कंपाउंड है, ठीक है। और ब्रांच कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्या है भी ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है। और इसको हम आइसोकेन कहते हैं। इसका ऑक्टेन नंबर हाई होगा, इसका ऑक्टेन नंबर लो होगा। ये लो क्वालिटी का है और ये हमारे पास हाई क्वालिटी का होगा, ठीक है भाई। अच्छा, क्लियर हुआ आप लोगों को? सर ये प्रोसेस कंबशन इंजन के अंदर होता है, बिल्कुल हाफिज उस पे होता है ना, उससे ही मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो हम चाहते हैं कि भी हम स्टेट को ब्रांच में कन्वर्ट कर दें ताकि एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज डेवलप हों, जो कि नॉकिंग को बचाएं, रिमूव करें, होने ही ना दे, ताकि हमारा कंबशन इंजन डिस्टर्ब ना हो। ये समझ आ गया आप लोगों को भाई? अच्छा, अब किसी एक कंपाउंड जो है, किसी एक पेटल जो है, किसी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो उसका जो ऑक्टेन नंबर है, ठीक है, वो हम कैसे पता चलाते हैं, ये भी बताना चाहिए हमें, ठीक है सर। पेंटा मींस 5, सो देयर आर 5 कार्बन, ठीक है जी। 2 to 4 मींस दैट दे हैव ऐड मिथाइल ग्रुप्स ऑन दीज पोजीशंस। एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि भी हमने ना इसका कंप्लीट नेमिंग जो हमारे पास सिस्टम है ना, हमें चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है, तो आपने इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, वो हम करेंगे। ऑक्टेन नंबर लो होने से पेटल का के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज होता है। देखो, ऑक्टेन नंबर लो होता ही इसलिए है कि हमारे पास मोस्टली तौर पे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर तो जाहिर है स्ट्रेट चेन में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसमें रीफॉर्मिंग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, वो ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है दानियाल, ये वेरी करता है फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड। मैंने इसके लिए ये लिखा हुआ है, किसी और कंपाउंड के लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है सर। ऑक्टेन नंबर दोबारा बता दें खालिद, ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है द नंबर दैट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ एनी पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज सिंपली कॉल्ड एज ऑक्टेन नंबर। ये सिंपल सी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं अपने पास, मैंने लिखवाई थी आई थिंक मेरे ख्याल से पहले, कि ऑक्टेन नंबर इज द नंबर that indicates the quality of any petroleum or petrol, ठीक है जी, is called octane number। इसको हम octane number कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चल सकते हैं। मैं आपसे कह रहा था कि कैसे हम किसी एक कंपाउंड का octane number जो है वो लिखते हैं, मेंशन करते हैं, कैसे पता चलेगा। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिक्सचर है, मेरे पास क्या है भी एक मिक्सचर है, ठीक है। किस चीज का मिक्सचर है भी हमारे पास, ठीक है। हम कहते हैं भी देखो लेट्स सपोज मेरे पास एक एन हेप्टेन कंपाउंड है, ठीक है। एन का मतलब होता है नॉर्मल। और सर रिएक्शन रिपीट प्लीज। देखो रिएक्शन सिंपली हो क्या रहा है कि ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड था जिसमें मिथाइल ग्रुप सीरीज में लगे हुए हैं सारे के सारे 6, ठीक है, 6 हैं ये हमारे पास, ठीक हो गया। इसको हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, कैटलिस्ट प्रोवाइड किया, तो इस कंपाउंड को, स्ट्रेट चेन कंपाउंड को हमने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये जस्ट आप कह सकते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स वाला रिएक्शन है, इसमें कि हम सिर्फ बॉन्ड्स को रीअरेंज करते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स को सिर्फ रीअरेंज करते हैं। यहां स्ट्रेट चेन में लगे हुए थे सारे के सारे, हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो वो स्ट्रक्चर कर गया, जिसमें के बॉन्ड्स जो हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर जाके लगे, ब्रांचेस क्रिएट हो गई। इसको हम आइसोकेन कहते हैं। इसमें एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें जो है वो नॉकिंग का प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था कि एन हेप्टेन का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है। एन जो हमारे पास, ये देखो हेप्टेन का होता है 7 कार्बन कंटेनिंग, और एन जो मैंने यहां लगाया है ये शो करता है कि ये नॉर्मल का होता है स्ट्रेट चेन। ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अगर 100% सिर्फ और सिर्फ आपके पास एन हेप्टेन ही है तो इसके लिए जो ऑक्टेन नंबर होगा, ठीक है, ऑक्टेन नंबर इसके लिए हमारे पास क्या होगा, 0। इसके लिए हमारे पास ऑक्टेन नंबर 0 है, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास एक मिक्सचर आ जाता है, मिक्सचर किस चीज का होगा भाई, इट मे पॉसिबल कि मेरे पास आइसो ऑक्टेन और एन हेप्टेन का है। आइसो ऑक्टेन एन हेप्टेन, अगर मेरे पास इन दो चीजों का मिक्सचर हो, मेरे पास ये 70 हो और ये 30% हो, तो हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो इस तरह के मिक्सचर का ऑक्टेन नंबर होगा इट विल बी 70, ठीक है ना भाई, 70 होगा इसका ऑक्टेन नंबर, ठीक है। अगर मेरे पास यही मिक्सचर हो जाता 80 और 20 का, तो इसका ऑक्टेन नंबर क्या बनता, 80, ठीक है। सो हम ये बात कह सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ, ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ, हम कहते हैं कि भाई ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इनसाइड एनी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक हो गया, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। देखो ना 70% ब्रांच है, 30% स्ट्रेट है, तो जितना 70% ब्रांच था वो इसका एग्जैक्टली ऑक्टेन नंबर बन गया, ठीक है। और जहां तक 100 ऑक्टेन नंबर की बात है लिहा, तो अगर मैं इसको 100% कर दूं, ये 0 हो जाए, तो इसी जो है कंपाउंड का ऑक्टेन नंबर हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। समझ आ चुकी है आप लोगों को?
आप लोगों को ये चीज समझ आई है? कोई भी पॉइंट, इवन जरा सी भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे शेयर करें ताकि वो हम क्लियर कर सके, फिर हम आगे चल सकें। बताएं जल्दी से मुझे, क्वेश्चन लिखें या क्लियर लिखें ताकि हम आगे मूव कर सकें, ताकि मैं मजीद आप लोगों को क्लैरिफाई कर सकूं। कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। और ये चीज भी मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या तो वो हम इस्तेमाल करते हैं Al2O3 का, या हम प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं फॉर दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस, जिसमें कि हम रीफॉर्मिंग करवाएंगे। अहमद कह रहे हैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर दें, रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि अगर मेरे पास 100% सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन कंपाउंड है तो इस तरह का कंपाउंड जो होता है इसका ऑक्टेन नंबर 0 होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एन हेप्टेन और जो आइसो ऑक्टेन है इसका मिक्सचर है, ठीक है ना, दो चीजों का मिक्सचर है, एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन कंपाउंड है। अगर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड का मिक्सचर अगर मेरे पास हो तो जितने परसेंट मेरे पास ब्रांच चेन कंपाउंड होगा उतना ही उसका ऑक्टेट नंबर हो जाएगा। समझ आ रही है आप लोगों को इस बात की, ठीक है। जितना हम कहते हैं कि मिक्सचर के अंदर परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन कंपाउंड है उतना ही हम कहते हैं कि ऑक्टेन नंबर हो जाएगा। सर ये नहीं समझ आई कि ऑक्टेन हेप्टेन कंफ्यूज कर रहा है। देखो ऑक्टेन हेप्टेन क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? ऑक्टेन स्टैंड फॉर 8 कार्बन कंटेनिंग, ठीक है। हेप्टेन स्टैंड फॉर 7 कार्बन कंटेनिंग, ठीक हो गया। अच्छा, तो एन हेप्टेन की बात करते हैं भाई, ये आप लोगों को नाम याद होना चाहिए। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि आप लोगों ने जब चैप्टर जो 10th पढ़ी है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये नाम याद किए थे आपने। हेप्टेन मींस 7, ऑक्टेन मींस 8, पेंटेन मींस 5, ठीक है, ये आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा देखो, मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था, जैसे कि हम एन हेप्टेन की बात कर रहे हैं तो ये 7 कार्बन कंटेनिंग है, 7 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और ऑक्टेन की बात करते हैं, यानी सिंपल हम ऑक्टेन की बात करते हैं, ऑक्टेन नंबर को उसके साथ मिक्स मत करना कभी भी आप, ठीक है। सो ऑक्टेन जो है ये 8 कार्बन कंटेनिंग होता है। अगर जो ब्रांच चेन कंपाउंड हो तो उसके लिए हम ऑक्टेन नंबर कहते हैं कि ज्यादा होता है, स्ट्रेट चेन के लिए ऑक्टेन नंबर कम होता है। अब्दुल्ला सर को छोड़ो, थोड़ा सा लेक्चर हो पड़ा। अच्छा भाई, सर ऑक्टेन नंबर ब्रांच चेन पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही कहा आपने सर। इस आइसो ऑक्टेन को 224 बिल्कुल बिल्कुल यही कहते हैं ना, बिल्कुल ये इसका नेम है। हमने इसकी नेमिंग पढ़ ली है, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा था। मुझे बताएं यहां तक आप लोगों को कुछ समझ आई है, कुछ क्लैरिटी मिली है आप लोगों को? कंफ्यूजन है तो क्लियर करवा लें ताकि हम आगे चल सकें, ताकि मैं आपको फर्दर गाइड कर सकूं। एन हेप्टेन मींस स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, अगर ये 100% है तो इसका ऑक्टेन नंबर 0 होगा। अगर मेरे पास दो कंपाउंड मिक्स्ड फॉर्म के अंदर है, यानी स्ट्रेट चेन भी है ब्रांच चेन भी है, तो जितनी परसेंटेज में ब्रांच चेन कंपाउंड होगा उतना ही उसका ऑक्टेन नंबर कहलाएगा। अगर ये 70% वो 30% है तो ऑक्टेन नंबर 70 होगा। अगर ये 50% है वो 50% है तो ऑक्टेन नंबर 50 होगा। अगर ये 100% है वो 0% है तो हमारे पास ऑक्टेन नंबर 100 हो जाएगा। ऑक्टेन नंबर किस कंपाउंड का भी हो सकता है, किसी भी कंपाउंड का हो सकता है, कोई नहीं मतलब ये नहीं, हम कहते हैं किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का हो सकता है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो मैं आपको बताऊं, सिर्फ रीफॉर्मिंग प्रोसेस नहीं है जिसके थ्रू हम जो है ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर सकते हैं या क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर जो हमारे पास ये जो सारा प्रोसेस करने के लिए इक्विपमेंट है अगर वो ना हो तो हम एक और तरीके से भी जो है एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा सकते हैं, यानी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल को एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। वो कैसे करेंगे? हम ये करते हैं कि हमारे पास जो लो क्वालिटी पेट्रोल था हम उसको किसी एडिटिव के साथ मिक्स कर देते हैं, जैसे यहां मेंशन किया हुआ आपकी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी हम टेट्रा इथाइल लेड के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन इंक्रीज ऑक्टेन नंबर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, बाय मिक्सिंग इट विथ additive like tetra ethyl लेड, ठीक है। इसको हम जब क्या करते हैं मिक्स करते हैं ना किसी एक लो क्वालिटी पेट्रोल के साथ, तो इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इसको इनहांस कर सकते हैं। आइसो मींस ब्रांच होता है और एन हेप्टेन का ऑक्टेन नंबर 0 होता है, लिखा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ठीक है जी। टेट्रा इथाइल लेड जिसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो सकता है भाई,
H5 4Pb, ठीक है, टेट्रा इथाइल लेड जो है हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ाएं, क्लियर हो गया है बिल्कुल रिमशा, आगे ही हम जा रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भाई ऑक्टेन नंबर जो है यानी क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो सिर्फ रिफॉर्मिंग से ही हम इंक्रीज नहीं कर सकते, बल्कि इसके साथ साथ हम जो लो क्वालिटी पेट्रोल था अगर हम उसके अंदर कोई एडिटिव डालते हैं, एडिटिव कौन होता है, एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल केमिकल, हम अगर उसकी एडिशन करते हैं जैसे कि टेट्रा इथाइल लेड है जिसको C2H5 कहते हैं, इसकी एडिशन करेंगे तो इसके थ्रू भी हमारा जो क्वालिटी ऑफ पेट्रोल है वो इनहांस हो सकता है, वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन इसका कुछ सीरियस डिसएडवांटेज है, और वो सीरियस डिसएडवांटेज क्या होगा? इसका सीरियस डिसएडवांटेज ये है कि जब हम इसको बर्न करते हैं इनसाइड द, हम इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे इनसाइड द कंबशन इंजन, ठीक है, तो इसके थ्रू प्रोड्यूस होगा लेड ऑक्साइड, और जब ये लेड ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनेगा तो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काज करता है, एयर पोल्यूशन काज करेगा। ठीक हो गया, एयर पोल्यूशन को काज करेगा। तो इस तरह से हम इस एडिटिव का इस्तेमाल मोस्टली तौर पे अब नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं, रिफॉर्मिंग ही करते हैं क्योंकि इसके सीरियस डिसएडवांटेज हैं। तो 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन में 2,2,4 का क्या मतलब है मिफ्रा? ये 2,2,4 शो करता है कि हमारे पास किस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। मैं आपको बताया ना कि भी आप इस कंपाउंड का जो नेम है उसको कंफ्यूज मत करें। अभी हमने चैप्टर नंबर 8 जब स्टार्ट करना है तो स्टार्ट में ही हम पहले नेमिंग पढ़ेंगे, किस तरीके से कंपाउंड को नेम असाइन करना होता है। तो इस वक्त आप मिफ्रा इसको कंफ्यूज मत करिए, हम इसको जब चैप्टर नंबर 8 में जाएंगे तो वहां पर इसको क्लैरिफाई करेंगे। मुझे बताएं यहां तक क्लियर हो चुका है आप लोगों को? क्योंकि यहां पर इस चैप्टर इस टॉपिक का खात्मा भी होता है, ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाता है। ठीक है, जो बताएं कि आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी है। अगर समझ आ चुकी है तो क्लियर लिखिएगा, अगर कोई भी पॉइंट लूज है यानी नहीं समझ आया, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे लिखिएगा, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, शाबाश, जल्दी से बताना है आप लोगों ने जी। बताएं जल्दी से, शाबाश। अगर कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन लिखें, क्लियर लिखें अगर आपने क्लियर कर लिया इस टॉपिक को, ताकि हम नेक्स्ट मूव कर सकें। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 7 का, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सर्वे किस चीज का? भी हाफिज देखो आपके पहले 2 लेक्चर्स हुए थे, उनमें भी कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछा गया था टीचर्स के हवाले से, तो अब नेक्स्ट भी यही पूछा जाएगा कि किसी टीचर का आपको बताया, कहा जाएगा कि आप उसका बताएं कि भाई आपने कुछ उसमें से इंप्रूव करवाना है या नहीं करवाना। थैंक यू रेहा, बहुत बहुत शुक्रिया। रिफॉर्मिंग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, बिल्कुल, ट्रैकिंग अलग था, रिफॉर्मिंग अलग है, और पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट था कॉमन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जी मैं आज पेड हुआ हूं अभी, क्या बात है जनाब शिराज, आपको मोस्ट वेलकम करते हैं अपनी क्लास में। ठीक है भाई, सर मिफ्रा का दिल तोड़ दिया भाई, मैं किसने तोड़ दिया भाई? किसने नहीं तोड़ा? अब्दुल्ला, आपस में गुफ्तगू नहीं करनी, जस्ट आप मुझे बताएं कि क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा जी, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? चलिए भी जबरदस्त हो गया ना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भी अब इस तरह करते हैं कि सर इसके लिए कौन सी हेल्पिंग बुक अच्छी है, मैं उस्मान आपको बता दूं, उस्तामा मैं आपको बता दूं। देखो आपकी जो टेक्स्ट बुक होती है ना, इट इज द बेस्ट वन। ठीक है, अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अपने किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है इट इज द बेस्ट वन। ठीक है, क्यों मैं यही प्रेफर करूंगा? क्योंकि देखो जो आगे जाके आपका एंट्री टेस्ट होना है उसमें आपकी बुक से ही स्टेटमेंट ली जाएगी। तो अगर आपने बुक को ही नहीं अच्छे से पढ़ा होगा, उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं अपने ज़हन में रखा होगा, स्केच अपने ज़हन में नहीं बनाया होगा किसी टॉपिक के हवाले से बुक से, तो आप लोगों को अटेम्प्ट करते हुए जो आपका आगे चलते हुए एंट्री टेस्ट होगा उसको अटेम्प्ट करते हुए प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, सो इसलिए आप बुक को फॉलो करें। हाँ, उसके शॉर्ट क्वेश्चन की मैं आपको कुछ भी नोट्स, मतलब कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर नोट्स मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करूंगा, आपने उसके हवाले से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और एक काम हम और कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो क्या कर रहे हैं कि हम हर एक टीचर से आपके लिए नोट्स बनवा रहे हैं ताकि आप लोगों को वो सेंड कर सके, आपके घर के एड्रेस पर वो आएगा नोट्स। ठीक है, आपके घर एड्रेस पे आप लोगों के नोट्स हर मंथ आपको जो है वो सेंड किए जाएंगे, तो आप लोगों को घर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब ऐसे करते हैं कि अब जो है वो जल्दी से सर्वे स्टार्ट कर लेते हैं। आज पता नहीं किसका होगा मेरी क्लास में, वैसे तो मैंने खुद ही एडजस्ट किए हुए, लेकिन फिर भी मैं भी कंफ्यूज हूं कि किसका होगा। सो स्टार्ट सर्वे करते हैं और जब वापस आएंगे फिर हम फर्दर आगे चलेंगे। ले जनाब,
इस वक्त फिजिक्स का सर्वे आप लोगों के पास आ चुका है, ठीक है। अब आपने बताना है कि भाई फिजिक्स में क्या चीज इंप्रूव होनी चाहिए। जिन लोगों का सर्वे अभी डिस्प्ले नहीं हुआ उनकी स्क्रीन पर, ठीक है, वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और पेज रिफ्रेश करने के बाद क्या करेंगे भाई, वीडियो के नीचे स्टार्ट सर्वे का ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। और ये बड़े जो है अच्छे से और ईमानदारी से आपने करना है, ठीक है, क्योंकि हम इसके थ्रू ही आगे का प्लान करते हैं और टीचर को गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि भाई उसने कोई इंप्रूवमेंट करनी तो किस एरिया में इंप्रूवमेंट करनी है। सो आप जल्दी से जो है इसको देख लें। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों को उसके हाल से कोई फीडबैक दे सकूं और अपने टीचर को कह सकूं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। शाबाश, जल्दी से हो गया सर जी, ठीक है। अब आपने मुझे सजेस्ट कर दिया ना, अब ये है कि फिर हम देख लेते हैं कि भाई इस पर क्या इंप्रूवमेंट मजीद हो सकती है, कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। ये चीज़ होती है कि भाई फिर आपके लिए मजीद इंप्रूवमेंट इस तरीके से आ जाती है, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास टाइम है तो हम थोड़ा सा आगे फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ने वाले हैं। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ना, ठीक है, ये जो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट इस वक्त करेंगे ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं उसमें आप लोगों को तमाम क्लासेस को डिफाइन भी करूंगा, उनकी एग्जांपल भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है रिमशा, बहुत जबरदस्त, ठीक है भाई। सर मेरा फुटबॉल का मैच है आज, मैं जाऊं? अब्दुल्ला भाई आप जाओगे तो आप बाकी क्लासेस कैसे करोगे ना, पूरी पढ़ना तो है ना, ठीक है। सो फाइनल है आज, चलिए भी बेस्ट ऑफ लक कहेंगे अब्दुल्ला। चलें भाई, फिर आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फिर ये है कि रात को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने फिर लेक्चर्स को सुनना है और उसमें फिर कंफ्यूजन आए तो कैसे क्लियर करोगे, ये मसला है ना, ठीक है। अच्छा भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने पहले ही डिफाइन कर दिया है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और दियर डेरिवेटिव, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स या उनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं इन पर मुश्तमिल जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि भाई कंपाउंड के जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देंगे, ठीक है भाई। अच्छा तो फिर क्या है भाई, अब देखो हमने क्लासिफिकेशन करनी है, हम क्लासिफाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। और ये क्लासिफिकेशन आपने अपनी पहली जो बेसिक क्लासेस थी यानी 10th क्लास जो है उसमें भी आपने जो है देखी थी, ठीक है, उसमें भी आपने इस क्लासिफिकेशन को जरूर जो है पढ़ा होगा, ठीक है। हम करते क्या है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कोई कंपाउंड जो है वो ओपन चेन है या कोई कंपाउंड एक जो है क्लोज चेन है यानी साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, ठीक है। इसकी बेस पर हम करते क्या है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स, यानी कि जो कार्बन और हाइड्रोजन कैरी करते होंगे इनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। या किसी एक कंपाउंड में हाइड्रोजन की जगह कोई एटम और लगा दिया तो वो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है और इसको भी हम जो है इसको भी हम कहते हैं इट्स आल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसको फर्स्ट हम डिवाइड करते हैं इनटू ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन या क्लोज चेन में इसको हम डिवाइड करते हैं, ओपन चेन या क्लोज चेन। और क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं, ये साइकिल पर मुश्तमिल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ओपन चेन या क्लोज चेन कहते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रोकार्बन को हमने पहले डिफाइन किया हुआ था, हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन जस्ट लाइक मीथेन। अगर आप इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा दें तो बन जाएगा CH3Cl, so it is called as डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। वैसे मैं ये बहुत कम इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कल से यहाँ कल वापस आना है तो यहीं से वापस स्टार्ट करना है। और आप लोग अब वैसे ही वेदर की बातें करने लगे हो, आपस में डिस्कशन करने लगे हो कि भी वेदर फैसलाबाद का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, वहाँ का बुरा है।
और देखो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल भी ना वो जो चैट हाइड करने वाला आइटम मैंने ना वो अभी तक नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि आप लोग बड़े ही सोफिस्टिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, खुद से ये ख्याल रखते हैं कि हमने किस वक्त बात करनी है, किस वक्त हमने पढ़ना है, ठीक है। सो अगर जो ऐसा हुआ तो फिर हम कल चैट हाइड भी करेंगे, ठीक है। तो आपने बहुत ख्याल रखना है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया भी कि हमारे टीचर में क्या इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। बाकी लेक्चर्स में भी इस तरह से ही आप लोगों से बाकी टीचर्स के बारे में पूछा जाएगा, इवन इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तो आप लोगों ने जरूर उससे मुतालिक बताना है ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकें, ठीक है सर। दोस्त सर मैं सुन रही हूँ, मैं देखा रिमशा सुन रही है, क्या कमाल की बात है सर। हम सुन रहे हैं, ईशा भी सुन रही है, और कौन सुन रहा है जल्दी बताएं मुझे। अच्छा आप लोगों ने जो पिछला जो भी हमने पढ़ा है वो याद भी किया हुआ है कि यानी भूल गए हो, सारा के सारा भूल गए हो या याद किया हुआ है आप लोगों ने? भाई बिल्कुल फास्ट करते हैं फास्ट, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त है। लेकिन पता है क्या, अभी हम स्टार्ट की भी थोड़ी सी ना मोमेंटम कैरी कर लेना, फिर चलते हैं। सर मैं अभी लेक्चर सुन रही हूं, अभी लेक्चर सुन रही हैं आप? मैं भी लेक्चर सुन रही हूँ। अच्छा मैं भी लेक्चर सुन रही हूँ, ठीक है भाई। अच्छा अब ऐसा करते हैं क्योंकि टाइम हो गया ओवर, ठीक है। सो कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे जो कि हम स्टार्ट कर रहे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसमें आपने करना ये है कि अगर आप उस टॉपिक को थोड़ा सा पहले से खुद रीड कर लेंगे ना, ठीक है, तो फिर ये होगा कि आपको समझने में भी आसानी होगी, जल्दी से हम लेक्चर भी कंप्लीट, टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया करेंगे, हमारी स्पीड भी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है भाई। सो अब इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है किस टाइम पे, बिल्कुल एग्जैक्टली पार्ट 20 के ऊपर, और अपना लेक्चर आगे लेके चलेंगे। सब अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।